गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी मंगल कामना के साथ अपने आगे वाले लेक्चर पर आते हैं। पिछली क्लासेस में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं, और उन लॉज के अकॉर्डिंग अपन ने कई सारे कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम अगले लेक्चर पर आते हैं। अगला लेक्चर जो है वो भी रिफ्रैक्शन पर ही बेस्ड है। रिफ्रैक्शन कुछ एप्लीकेशंस अपन स्टडी करेंगे, तो उन्हीं एप्लीकेशंस या उन्हीं अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग मैंने बोर्ड पे अभी हाल फिलहाल दिखा रखा है। देखिए, अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑप्टिक्स का एक प्रैक्टिकल भी माना जाता है और उसको अपन थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा दोनों तरीके से आपको समझा सकूं। मैंने यहाँ पर एक ग्लास स्लैब ले रखी है। ग्लास स्लैब का मतलब ग्लास की एक पट्टी है। क्या है? ग्लास की एक पट्टी। इस तरह की आप पट्टी ले सकते हैं। इस तरह की कोई पट्टी है जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, मोटाई है। इसके ऊपर एक सरफेस है, नीचे दो सरफेस हो गई। ये ऊपर वाली हो गई और ये नीचे वाली हो गई। और ऊपर जो है इस ग्लास स्लैब के ऊपर जो है वो कौन सा मीडियम है? एयर है। एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। और नीचे जो है वो कौन सा मीडियम है? नीचे मतलब ग्लास के अंदर वाला सरफेस, ये वाला। तो अंदर वाला मीडियम जो है वो ग्लास हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। और इसके नीचे नीचे की तरफ, इस साइड में नीचे की तरफ कौन सा मीडियम हो गया? वापस एयर। मतलब ग्लास स्लैब के ऊपर भी एयर और नीचे भी एयर, बीच में कौन सा मीडियम हो गया? ग्लास हो गया। अब अपन ने क्या कर रखा है, ये जो ग्लास स्लैब है इसकी मोटाई है, थिकनेस है। कितनी मोटाई है? टी मोटाई है, जो मैंने डायग्राम में दिखा रखी है। अब एक लाइट रे इंसिडेंट करवा रखी है हमने। लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है वो PQ है, और वो PQ लाइट रे इस नॉर्मल के साथ में, यहाँ पे अपन ने जो सरफेस है उसका नॉर्मल बना रखा है, ये नॉर्मल जा रहा है ये वाला। तो इस नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है? I1 एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है। अब ये लाइट रे इस ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगी, इस कांच की पट्टी का के अंदर प्रवेश करेगी। तो जैसे ही प्रवेश करेगी तो लाइट रे कहां से कहां जाएगी? एयर से ग्लास में जाएगी। वायु से कांच में प्रवेश करेगी। तो वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो एयर रेयरर मीडियम की तरह बिहेव करेगा और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। मतलब वायु विरल माध्यम की तरह और जो कांच है वो सघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगा। अब ये लाइट रे आ रही है तो रेयर से डेंसर में अगर लाइट रे जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ हो गई, बेंड इधर आ गई, ठीक है। ये नॉर्मल की तरफ आ गई। जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई अर्थात रिफ्रैक्ट हो गई, पर अपवर्तित हो गई, तो इसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना दिया? R1 एंगल बना लिया। तो R1 क्या होना चाहिए? I1 से छोटा होना चाहिए। डायग्राम में दिख रहा है कि I1 जो है वो R1 से बड़ा है। अब मैंने क्या कर रखा है, आगे ये जो लाइट है इसी को आगे बढ़ा रखा है, और ये जब लाइट रे इस नेक्स्ट वाले सरफेस पर, सेकंड वाले सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, तो वो कहां से कहां जाने की कोशिश करेगी? ग्लास से एयर में, तो वापस मीडियम में चेंज आएगा। मतलब अब वो सघन माध्यम से विरल में जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी। तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो ग्लास जो लाइट रे है वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, अभी की तरफ चली जाएगी, दूर की तरफ चली जाएगी। तो नॉर्मल जो अपन ने ये दिखा रखा है नॉर्मल से दूर चली गई। तो जब ये इंसिडेंट हुई सेकंड वाले सरफेस पर, तो हमने ये नॉर्मल बना रखा है। नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है? इंसिडेंट रे I2। और जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है, अपवर्तित हुई है, वो अभिलंब के साथ कितना एंगल बना रहा है? R2। तो I2 छोटा है और R2 बड़ा है, ये होना चाहिए, दिख रहा है अपन को। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है जो अपन को समझानी है यहाँ पर, कि ये जो लाइट रे है अगर ये ग्लास सरफेस पर या ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट ना होती, कांच की पट्टिका पर आपतित ना होती, मतलब ये ग्लास प्लेट यहाँ पर ना होती, तो ये लाइट रे सीधी जाती है, ऐसे चलती सीधी। लेकिन जैसे ही हमने इस ग्लास प्लेट को इसके रास्ते में रख दिया, तो ये जो लाइट रे है ये दो बार रिफ्रैक्ट हुई। एक बार फर्स्ट सरफेस के थ्रू व्हेन इट रे गोज टू एयर टू ग्लास, और सेकेंड टाइम जो है वो नेक्स्ट वाले सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई जब वो ग्लास से एयर में जा रही है। मतलब दो बार इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है।
तो ये लाइट रे इंसिडेंट कहलाएगी, ये लाइट रे रिफ्रैक्टेड लाइट रे होगी और ये लाइट रे इमर्जिंग लाइट रे होगी। ये लाइट रे इमर्जिंग लाइट रे है, ये निर्गत हो रही है इस ग्लास स्लैब को पार करते हुए ट्रांसमिट हो रही है, ये ट्रांसमिटेड लाइट रे या इमर्जिंग लाइट रे कहलाएगी। अब ये अगर ग्लास स्लैब ना होती तो ये सीधी जलती तो इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, लेकिन ग्लास प्लेट की वजह से 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ और 2 बार रिफ्रैक्शन होने के बाद में रिजल्टेंट लाइट रे जो अपन को मिल रही है वो कैसे दिखाई पड़ रही है कि रिजल्टेंट लाइट रे जो है या इमर्जिंग लाइट रे जो है, निर्गत प्रकाश किरण जो है वह आपतित प्रकाश किरण के इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलली शिफ्ट हो गई। आनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ इसलिए यहां से शिफ्ट होकर के यहां पर पहुंच गई। तो शिफ्टिंग जो हो रही है, विस्थापन जो हो रहा है, ठीक है, वह कैसा विस्थापन हो रहा है? समांतर रूप से विस्थापन हो रहा है। कैसा विस्थापन हो रहा है? समांतर रूप से विस्थापन होना है, पैरेलली शिफ्टिंग हो रही है इसकी। जब ये पैरेलल शिफ्ट हो रहा है तो इसी शिफ्टिंग को अपन ने क्या नाम दे दिया? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। मतलब कि कोई भी लाइट रे जब किसी ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होगी, आपतित होगी, तो वह 2 बार रिफ्रैक्ट होगी, 2 बार अपवर्तित होगी और फाइनल जो लाइट रे आएगी, इमर्जिंग लाइट रे जो आएगी, निर्गत प्रकाश किरण जो आएगी, वह आपतित प्रकाश किरण की तुलना में पार्श्विक रूप से, समांतर रूप से विस्थापित हो चुकी होगी, लेटरली शिफ्ट हो चुकी होगी। इसी शिफ्टिंग को, इसी विस्थापन को नाम दिया जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट या पार्श्विक विस्थापन। ये सारी कहानी है इसकी। अब अपन को क्या पता चलेगा कि ये जो लाइट रे हैं ये पैरेलली शिफ्ट हुई है कि नहीं हुई है? तो इसको अपन प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। कैसे प्रूव करेंगे? तो मैंने ये कहा है कि ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो कितना एंगल बना रही है? I1। और जो लाइट रे इमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है, वो कितना एंगल बना रही है? R2। मतलब ये एंगल I1 और ये एंगल R2। अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तभी तो ये दोनों लाइन क्या हो सकती है? पैरेलल हो सकती है। तो अपन को ये प्रूव करना होगा कि ये लाइन और ये जो लाइन जा रही है, ये वाली, ये दोनों पैरेलल तभी हो सकती हैं जब ये लाइट रे और जो एंगल बना रही है I1 वो इस एंगल के इक्वल हो जाए। इट मींस वी हैव टू प्रूव दैट I1 इज इक्वल टू R2। हमें ये सत्यापित करना होगा कि कोण I1 और कोण R2 बराबर होंगे। ये बात अपन को समझानी है। तो मैंने इस बात को प्रूव करने के लिए स्नेल का नियम लगाया अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। पहले फर्स्ट सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? साइन I1 डिवाइड बाय साइन R1। और लाइट रे कहां से कहां की तरफ जा रही है? एयर से ग्लास की तरफ। तो क्या लिख देंगे? A म्यू जी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। अब क्या करना है? सेकंड सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। तो सेकंड सरफेस ये वाली होगी, इसके लिए अपने अप्लाई किया। तो इंसिडेंट एंगल हो गया I2 और रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया R2। तो क्या लिखा जाएगा? साइन I2 डिवाइड बाय साइन R2। अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है? ग्लास से एयर में, तो G म्यू पे। ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब अपन ने क्या किया? दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया। इक्वेशंस मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों के LHS मल्टीप्लाई करा दिया, RHS मल्टीप्लाई करा दिए। तो मल्टीप्लाई कराने पर ये अपने पास इक्वेशन आ गई। मैंने आगे क्या लिखा हुआ है कि एंगल R1 और एंगल I2 जो है वो इक्वल है। और क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेटिव एंगल है, एकांतर कोण है। तो आप ये देखोगे ये जो शेप बन रही है वो Z की शेप बन रही है। तो Z की शेप बनेगी तो कौन से एंगल बनेंगे? ऑल्टरनेटिव एंगल बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे। इट मींस ये R1 और ये I2 दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो आप इसको और इसको कैंसिल कर सकते हो, साइन R1 और साइन I2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा, और पिछली क्लास में अपन ने ये प्रूव किया था कि 1 μ2 और 2 μ1 इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो गुणनफल आएगा, वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर ये 1 μ2 ये 2 μ1, A μg और G μa का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल है। तो इसको अपन 1 के इक्वल लिख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या क्या बचा? साइन I1 डिवाइड बाय साइन R2 इक्वल्स टू 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया, साइन I1 इक्वल्स टू साइन R2। तो एंगल I1 और एंगल R2 क्या हो गए? इक्वल हो गए। एंगल I1 और एंगल R2 क्या हो गए? इक्वल आ गए। और यही बात अपन को प्रूव करनी थी कि एंगल I1 शुड बी इक्वल टू एंगल R2। तभी हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और ये जो लाइट रे इमर्ज हो रही है, ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। इसी फिनोमेना को, इसी घटना को अपन कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
अब जब ये शिफ्ट हुई है यहां से यहां की ओर, तो शिफ्टिंग कितनी डिस्टेंस में हुई, d डिस्टेंस में हुई, तो ये विस्थापन जो है वो d के इक्वल हो गया। तो अपन इस d की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना है इसमें। तो देखो मैंने ये बोला है कि ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ये जा रही है ऐसे, मैंने क्या किया इस पॉइंट पर जो मैंने r से डिनोट किया हुआ है यहां से परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया है, लंब डाला है इस लाइन पर, जो इस लाइन को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कैपिटल T पर। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, QRT, तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। ये वाला एंगल मैंने अज्यूम किया है अल्फा, तो अपन यहां लिख देते हैं सपोज दैट, माना कि एंगल RQT किसके इक्वल है, अल्फा एंगल के इक्वल, ऐसा अपन ने अज्यूम कर लिया। अच्छा अब अपन क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल QRT, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इस समकोण त्रिभुज को लिया, इस समकोण त्रिभुज में हम वैल्यू फाइंड करते हैं किसकी, साइन अल्फा की। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों, साइन अल्फा की। तो साइन अल्फा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया RT, ये परपेंडिकुलर आ गया, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला, ये वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज मतलब QR। तो साइन अल्फा आ गया RT डिवाइड बाय QR, ठीक है। अब RT किसके इक्वल है, तो RT D के इक्वल है, जिसको अपन लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्टिंग कह रहे हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेकिन क्या QR अपन को मालूम है, तो आंसर है QR अपन को मालूम नहीं है, ठीक है। तो अपन देखो क्या लिख सकते हैं, D की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, तो D की वैल्यू क्या जाएगी, QR साइन अल्फा, D की वैल्यू क्या आ गई, QR साइन अल्फा। तो अपन को D की वैल्यू फुली कैलकुलेट करने के लिए QR की जरूरत पड़ेगी। तो QR कैसे निकालेंगे, तो आपको इसी डायग्राम के अंदर ये भी एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पतला सा, ये एक ट्रायंगल है QNR, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये जो नॉर्मल मैंने डाला था उसी को आगे बढ़ा दिया, जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एंड पॉइंट पर। तो ये राइट एंगल एक समकोण त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है QNR। तो आप ये लिख सकते हो, इन राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल QNR, इस राइट एंगल ट्राइंगल QNR में आपको फाइंड करनी है QR की वैल्यू। तो ये वाला एंगल देखो आपने क्या बनाया था, R1, जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो नॉर्मल के साथ में R1 एंगल बना रही है। तो आप इस R1 का यूज करते हुए इसमें फंक्शन फाइंड करो cos R1 का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos R1 का। तो cos R1 क्या आएगा, तो आंसर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या होगा इसमें, तो R1 जो है इसके सामने वाला तो हो गया परपेंडिकुलर NR, तो बेस क्या बना, ये वाला, ये बेस हो गया आपका QN, तो बेस हो गया QN, आधार हो गया QN, और 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, तो QR हाइपोटेन्यूज है, कर्ण हो गया हाइपोटेन्यूज QR। अपन को फाइंड क्या करना था, QR फाइंड करना था, ठीक है। तो QR फाइंड करने के लिए अपन को Q1 की वैल्यू डिनोट करनी होगी। तो Q1 किसके बराबर आ रहा है, तो Q1 ये वाली साइड है, ये वाली, और ये साइड इस ग्लास स्लैब की थिकनेस को इंडिकेट कर रही है, जिसको मैंने T से डिनोट किया हुआ है। तो Q1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, T, तो T अपॉन में QR, ठीक है। अब QR फाइंड करना है तो QR को उधर ट्रांसफर कर दो, तो cos R1 इधर ले आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, QR इज इक्वल टू T अपॉन में cos R1, QR की वैल्यू क्या आ गई, T अपॉन cos R1, ठीक है। या इसको आप क्या लिख सकते हो, T sec R1, 1 अपॉन cos R1 sec R1 हो गया, ठीक है। अब QR की जो वैल्यू आई उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रिप्लेस कर दो बाय रिप्लेसिंग the value of QR in equation first। तो क्या आएगा, D इज इक्वल टू, QR की जगह क्या आ गया, T
sec r1 इंटू साइन अल्फा, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू होगी t sec r1 और इंटू साइन अल्फा। अब अल्फा जो है वो अपन ने अज्यूम किया था, यहाँ पे मैं लिखा हुआ था कि सपोज दैट अल्फा एंगल जो है वो अल्फा है, तो अल्फा तो अपन ने माना हुआ है, लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या होगी वो अपन को प्रूव करना है या समझाना है कैसे आएगी। तो देखो ये वाला जो एंगल है ये I1 है, और ये जो टोटल एंगल होगा ये वाला, ये कितना होगा, तो इतना अल्फा है और ये R1 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये टोटल हो जाएगा अल्फा प्लस R1, ये वाला एंगल टोटल। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र के अनुसार अल्फा प्लस R1 इज इक्वल टू I1, अल्फा प्लस R1 इज इक्वल टू I1। क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। अब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, अपन को चाहिए अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा को यहीं रहने दो, R1 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो अल्फा क्या आ जाएगा I1 माइनस R1, और जो भी अल्फा की वैल्यू आ रही है उसको रख दो यहाँ पे। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, D इज इक्वल टू T sec R1 इंटू साइन I1 माइनस R1। तो ये अपने पास फार्मूला आ गया किसका, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का या लेटरल शिफ्टिंग का। मतलब अपन को ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी थी कि ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में दो बार जब रिफ्लेक्टेड हुई तो ये पैरेलली शिफ्ट हो गई, कितने डिस्टेंस में, d डिस्टेंस में, इसी को अपन क्या बोल रहे थे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये अपने पास आंसर आ गया, d इज इक्वल टू t sec r1 sin I1 माइनस R1, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हालांकि ये आरबीएससी सिलेबस में नहीं है लेकिन सीबीएसई सिलेबस में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें एक छोटा सा अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, अपने घर पे ट्राई करना। मैंने पूछा आप लोगों से कि ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, या कितने एंगल पर I1 की वैल्यू कितनी हो जाए या R1 की वैल्यू कितनी हो जाए कि जिस एंगल पर D की जो वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट जो आपको मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो एक लॉजिक है, इसको लगा करके ट्राई करना, एक बार देखते हैं कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आप मान सकते हो कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिफ्रैक्शन का एक एग्जांपल है, तो कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है वो सारा अपन को डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम, माध्यमों के युग्मों द्वारा परावर्तन। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रखा है, उस डायग्राम में मैंने अलग अलग मीडियम शो किए हुए हैं, माध्यम बनाए हुए हैं। तो ये जैसे ऊपर यहाँ पर एयर मीडियम है, फिर इस सरफेस के नीचे ग्लास मीडियम है, फिर इसके सरफेस के नीचे वाटर मीडियम है, फिर एयर। तो कई सारे मीडियम्स का एक कॉम्बिनेशन अपन ने दिखाया हुआ है। इस कॉम्बिनेशन के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होगा और रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अपन एक रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, वो रिलेशन कैसे आएगा वो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। देखिए एक लाइट रे आ रही है ये वाली, ये पहले एयर से ग्लास में जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो गया, आपतन कोण अपवर्तन कोण। अब ये वापस ग्लास से वाटर में जा रही है, तो ग्लास से वाटर में जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 हो गया और रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R2, आपतन कोण I2 और अपवर्तन कोण R2। अगेन लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है, तो वाटर से एयर में जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 और एंगल ऑफ इमर्जेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ R3, आपतन कोण I3 और निर्गत कोण हो गया R3, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब लाइट रे सेम मीडियम से चलते हुए रिफ्रैक्ट होती है दो बार, तो जब वो बाहर निकलती है तो वो कैसे शिफ्ट हो जाती है, पैरेलली शिफ्ट हो जाती है। कैसे शिफ्ट हो जाती है, पैरेलली शिफ्ट हो जाती है, समांतर रूप से विस्थापित हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। वहां तो तीन ही मीडियम थे, एयर ग्लास एयर, लेकिन यहाँ पे क्या है, एयर ग्लास फिर वाटर फिर एयर, लेकिन ऊपर और नीचे वाला जो मीडियम है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी एयर और यहाँ पे भी एयर, और पिछले वाला जो डायग्राम बनाया था उसमें भी यही था। तो अगर दोनों तरफ ऊपर और नीचे वाला मीडियम सेम है, तब ये जो लाइट रे है ये कैसे शिफ्ट हो जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलली शिफ्ट हो जाएगी। मतलब कि पैरेलली शिफ्ट होने का मतलब ये जो एंगल बनेगा I3 और ये जो एंगल बनेगा R3 वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल होगा, ड्यू टू
लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने पिछले वाले टॉपिक में प्रूव करके बता दिया है। अब अपन क्या करते हैं, अलग अलग इंटरफेस बाउंड्री के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाया है, ठीक है। तो क्या लगाया है, साइन I1 डिवाइड बाय साइन R1। लाइट रे जा रही है एयर से ग्लास में, तो A म्यू जी, ये इक्वेशन 1 आ गई। फिर मैंने इस इंटरफेस बाउंड्री के लिए अप्लाई किया स्नेल्स लॉ, तो ग्लास से वाटर में जा रही है, तो साइन I2 डिवाइड बाय साइन R2 जी म्यू डब्ल्यू, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। और अब जो लाइट रे है वाटर से एयर में जा रही है, तो ये थर्ड इंटरफेस बाउंड्री होगी, इसके लिए अप्लाई किया, तो साइन I3 डिवाइड बाय साइन R3 और डब्ल्यू म्यू ए वाटर से एयर में जा रही है। तो ये तीन इक्वेशन आ गई, तीनों इक्वेशंस को अपन ने मल्टीप्लाई किया, तो तीनों इक्वेशंस के LHS मल्टीप्लाई करा दिए, RHS मल्टीप्लाई करा दिए। साइन I1 डिवाइड बाय साइन R1, साइन I2 डिवाइड बाय साइन R2, साइन I3 डिवाइड बाय साइन R3, और इनके RHS A म्यू जी मल्टीप्लाई G म्यू W मल्टीप्लाई W म्यू A। अब ये वाला एंगल जो है R1 और ये वाला जो एंगल है I2, ये दोनों इक्वल होंगे। वही कैसा एंगल बन रहा है, अल्टरनेटिव एंगल बन रहा है, जेड की शेप बन रही है, एकांतर कोण बन रहा है, इसलिए R1 और R2 बराबर, R1 और I2 बराबर हो गए। ऐसे ये वाला एंगल हो गया R2 और ये वाला एंगल हो गया I3, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी जेड की शेप बन रही है, अल्टरनेटिव एंगल हो गए, एकांतर कोण हो गए। तो मैंने R1 को I2 के इक्वल लिख दिया और R2 को I3 के इक्वल लिख दिया। ऐसा लिखने से R1 और I2 इक्वल होने से ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, साइन R1 और साइन I2 कैंसिल हो गए। ऐसे ही R2 और I3 इक्वल हैं, तो ये साइन R2 और ये साइन I3, ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो अपने पास क्या रेशियो बचा, साइन I1 डिवाइड बाय साइन R3, और किसके इक्वल आ गया, A म्यू जी, G म्यू W और W म्यू के इक्वल आ गया, ठीक है। अब मैंने अभी बताया आपको कि जब दोनों तरफ का मीडियम सेम होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइट रे पैरेलली शिफ्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब एंगल I1 और एंगल R3 इक्वल होगा। तो एंगल I और R3 इक्वल होंगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे, कैंसिल होते ही यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 होते ही अपने पास क्या रिलेशन आ गया, A म्यू जी, G म्यू W, W म्यू G का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब कितने भी मीडियम हो, कितने भी मीडियम का कॉम्बिनेशन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हमेशा ये रिलेशन लिखा जा सकता है। मान लो कि मैं यहाँ पर एक और मीडियम डाल देता, बीच में ऑयल डाल देता, ठीक है, तो अपन क्या लिखते, A म्यू जी, G म्यू W, W म्यू O, O म्यू A। तो इन सब का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाता, 1 के इक्वल आ जाता। तो अलग अलग मीडियम रख सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन तभी आएगा जब ऊपर वाला मीडियम और सबसे नीचे वाला मीडियम सेम होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लॉजिक है, ये ध्यान रखना है अपन को। अगर सेम नहीं होगा तो ये रिलेशन नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं हो पाएगा, तो कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये रिलेशन तभी आएगा, संबंध ये आएगा तभी जब दोनों तरफ का मीडियम ऊपर नीचे का सेम रहेगा। तो ये एक अपना एक छोटा सा टॉपिक है, कई बार सवाल पूछा जा सकता है। अब जितने भी कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो हैं वो अपन सॉल्व करके देख सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। मान लो कि अपने पास दो मीडियम है, मीडियम ए और मीडियम बी। ये दो मीडियम है और ये इंटरफेस बाउंड्री है, ठीक है। इस मीडियम ए से लाइट रे चलते हुए मीडियम बी में एंटर करती है, यहाँ पर एंगल बनाया, यहाँ पर एंगल बनाया। तो ये जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मान लो कितना बनाया, 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। और जब वो मीडियम बी में पहुंची तब इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, अपवर्तन कोण बना, ये कितना बना, 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और क्या दे रखा है, जो मीडियम ए है उसमें लाइट की वेलोसिटी, मीडियम ए जो है इसमें लाइट की वेलोसिटी अपन को दे रखी है कितनी, वो दे रखी है c/3। c क्या है, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस जो सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैल्यू नहीं लिखनी है अपन को, ये रखना है c/3 में। तो जो सेकंड मीडियम होगा, वेलोसिटी सेकंड मीडियम जो है उसमें उस लाइट रे की वेलोसिटी क्या होगी,
वी बी क्या होगा। एक सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, वही स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। तो अकॉर्डिंग टू Snell's law, we can write sin I डिवाइड बाय sin R, और लाइट रे कहां से कहां जा रही है, ए से बी में, तो क्या लिखेंगे a म्यू बी, या a म्यू बी को आप क्या लिख सकते हो, म्यू बी अपॉन म्यू ए। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में। तो मल्टीप्लाई कराओगे तो म्यू ए साइन आई इक्वल्स टू म्यू बी साइन आर, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब मैंने जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बनाई थी तो उसमें अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था कि म्यू क्या होता है, रेशियो होता है किसका, वेलोसिटीज का। फ्री स्पेस में लाइट की वेलोसिटी और मीडियम में लाइट की वेलोसिटीज का रेशियो होता है। तो म्यू ए को आप क्या लिख सकते हो, सी अपॉन वी ए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए, इक्वल्स टू साइन आई इक्वल्स टू म्यू बी। म्यू बी को वैसे लिख सकते हो जैसे इसको लिखा, तो क्या लिखोगे, सी अपॉन वी बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी, और इक्वल्स इनटू साइन आर, ये लगा दिया अपन ने। अब सी से सी दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो अपने पास क्या आ गया, साइन आई अपॉन वी ए। ठीक है, ये बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, साइन आर डिवाइड बाय वी बी। ठीक है, फाइंड क्या करना है, वी बी फाइंड करना है, तो वी बी को उधर ले जाओ, वी को उधर ले जाओ, तो वी बी साइन आई इक्वल्स टू वी ए साइन आर। वी बी निकालना है तो वी बी इज इक्वल टू वी ए इंटू साइन आर डिवाइड बाय साइन आई। ठीक है, साइन आई को ट्रांसफर कर दिया। अब जो जो वैल्यूज मालूम है वो साइन रख दो यहाँ पे। तो वी बी इज इक्वल टू वी ए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए कितना है, c बाई 3, तो इसकी जगह लगा दो c बाई 3। ठीक है, साइन r, r कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री, तो साइन r लगा देते हैं यहाँ पे 30 डिग्री, डिवाइड बाय साइन i, i कितना है 45 डिग्री है, तो साइन 45। ये सारी वैल्यूज रख दी, अब इसको सॉल्व कर लो। तो Vb इज इक्वल टू सी अपॉन 3, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और साइन 45 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 रखोगे तो रूट 2 अपॉन 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब रूट 2 और यहाँ पे 2 है तो 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, Vb इज इक्वल टू सी अपॉन 3 रूट 2। ये आंसर जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी। बी मीडियम जो है उसमें लाइट की वेलोसिटी इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या लगाया, स्नेल्स लॉ। बेसिक यही है, फंडामेंटल यही है, तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 7800 एंगस्ट्रॉम। किस में है वेवलेंथ, लाइट की एयर में है। ठीक है, एयर में वेवलेंथ है लाइट की 7800 एंगस्ट्रॉम। What is the wavelength of this light in a medium whose refractive index is 4/3? मतलब उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 है, उस मीडियम में लाइट की वेवलेंथ कितनी हो जाएगी। ये अपना क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से करेंगे, तो स्नेल्स लॉ अपन क्या पढ़ते हैं, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। ठीक है, और इक्वल्स टू म्यू। अब अपन ऐसा बोल देते हैं कि लाइट रे जो है एयर से किसी x मीडियम में जा रही है, तो a म्यू x को कैसे लिखोगे, म्यू x डिवाइड बाय म्यू a, और वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि म्यू और वेलोसिटी में क्या रिलेशन मैंने बताया था आपको कि म्यू और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा, va अपॉन vx, और v और लैम्डा में क्या रिलेशन बताया था, v और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों, क्योंकि f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए va इज इक्वल टू लैम्डा ए और vx इज इक्वल टू लैम्डा x, तो va बाय vx लैम्डा a बाय लैम्डा x। ठीक है, अब इसको और इसको इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल तो नहीं, दोनों को यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, तो इसको उल्टा कर लिया मैंने, लैम्डा x डिवाइड बाय लैम्डा a, लैम्डा x अपॉन में लैम्डा a, इसको भी उल्टा कर लेते हैं, म्यू a डिवाइड बाय
म्यू एक्स। ठीक है, अपन को फाइंड क्या करना है, एक्स मीडियम जो है उसमें वेवलेंथ क्या होगी लाइट की, इसको तो ट्रांसफर कर दो, तो म्यू ए डिवाइड बाय म्यू एक्स इंटू लैम्डा ए। ठीक है, लैम्डा एक्स म्यू ए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, उसका वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, लैम्डा ए, एयर में वेवलेंथ दे रखी है 7800 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय म्यू एक्स, तो म्यू एक्स कितना हो गया 4/3, 3 चला जाएगा ऊपर। इसको जब सॉल्व करोगे लैम्डा एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 4 का 7800 में 4 का डिवाइड करेंगे 1950 आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आंसर आएगा 5850 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से अपन वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, सेकंड मीडियम जो है या एक्स मीडियम जो है उसमें कितनी वेवलेंथ होगी। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किए हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको और जो भी सारे फॉर्मूले अपन ने पढ़े उनके ऊपर अपने क्वेश्चंस, अपने नोटबुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको ट्राई करें, कॉन्सेप्ट का यूज करें, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।